हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 5 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुल 30 क्वेश्चन को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और झारखंड का भी एग्ज़ाम होगा ही, तो उसको ध्यान में रख कर को हम लेकर के आए हैं इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था कौन सा एज को कहते हैं? 15 वर्ष से 25 वर्ष का, या फिर 13 वर्ष से 19 वर्ष का, या फिर 12 वर्ष से 20 वर्ष का। तो किशोरावस्था तो 12 वर्ष से शुरू होता है। तो या फिर डी में ऑप्शन देखते हैं 10 वर्ष से 22 वर्ष, तो ये तो नहीं होगा। तो किशोरावस्था 12 वर्ष से शुरू होता है, तो 12 वर्ष से 20 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष से 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर, आनुवंशिकता पर, या व्यक्तिक अंतर पर, या फिर ये सभी पर? तो वृद्धि और विकास जो है वातावरण पर भी निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर भी निर्भर करेगा और व्यक्तिक अंतर पर भी निर्भर करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास और वृद्धि का क्या अर्थ है? तो शारीरिक विकास और वृद्धि का जो अर्थ है मोटा होना। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में है लंबा तगड़ा होना, ऑप्शन सी है कोई रोग नहीं होना, ऑप्शन डी है बाह्य और आंतरिक विकास होना। तो शारीरिक विकास और वृद्धि क्या है? शारीरिक विकास पूछ रहा है और वृद्धि, तो इसमें बाह्य और आंतरिक विकास होगा, बाह्य विकास और आंतरिक विकास। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य और आंतरिक विकास होना, यही है शारीरिक विकास और वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं, बच्चों का समाज में विकास, बच्चों का अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन, अच्छा समाज होना, समाज में अच्छे अच्छे कार्य होना। तो बच्चों के सामाजिक विकास से तात्पर्य होगा बच्चों का अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन। अपने समूह में अगर बच्चे ठीक प्रकार से समायोजन सम्मिलित हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है या सामाजिक विकास हो गया है। अगर बच्चा सम्मिलित हो रहा है, मिल जा रहा है, घुल मिल जा रहा है समूह में, तो इसको बोलेंगे सामाजिक विकास। तो बच्चों को अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन होना ही सामाजिक विकास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देखते हैं, व्यक्ति के व्यवहार से, या फिर व्यक्ति के सामाजिक विकास से, या फिर व्यक्ति के पास वह सब कुछ जो है, या फिर व्यक्ति जो कुछ बोलता है। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य होगा कि व्यक्ति के पास वह सब कुछ जो सारा चीज़ मौजूद है, सारा चीज़ है, सभी गुण, सर्व गुण संपन्न, तो उसी को व्यक्तित्व कहा जा सकता है, कहा जाएगा। तो व्यक्ति के पास वह सब कुछ है। इस चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, व्यक्ति के पास वह सब कुछ जो है उसी को व्यक्तित्व कहेंगे। सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार से व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है, व्यक्ति के सामाजिक विकास से सिर्फ सामाजिक विकास उससे भी नहीं, व्यक्ति के पास सभी चीज़ हो, व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक विकास, और व्यक्ति जो कुछ बोलता है या फिर व्यवहार करता है, तो सभी चीज़, सारे चीज़ मौजूद हो, उसको व्यक्तित्व कहेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति के पास वह जो सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को छात्र की योग्यता कैसे नापनी चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं, छात्र की परीक्षा लेकर, हाँ, छात्र को परीक्षा लेकर योग्यता मापा जा सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र से पूछकर, या फिर ऑप्शन सी है कि छात्र के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाकर उसके विश्लेषण द्वारा, या फिर छात्र के माता पिता से पूछ करके छात्र की योग्यता नहीं नापेंगे। तो इसका ऑप्शन सी सबसे अच्छा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छात्र के विभिन्न कार्यों का, जितना प्रकार का कार्य छात्र कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, उसको रिकॉर्ड बना करके उस रिकॉर्ड से जितना कार्य किया उसका विश्लेषण निकालेंगे। उस तरह से रिकॉर्ड बना कर विश्लेषण द्वारा उसकी योग्यता को नापा जाना चाहिए। तो एक अध्यापक को छात्र की योग्यता को नापने के लिए छात्र के विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड, जो कार्य किया है, विभिन्न प्रकार के कार्य का रिकॉर्ड बना करके उससे विश्लेषण करके उसको
योग्यता को नापेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को अच्छी तरह ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? छात्रों को अच्छी तरह से ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, पाठ याद करा करके छात्रों को अच्छी तरह ज्ञान दिया जा सकता है, या फिर पाठ को समझा करके, या पाठ छात्र खुद पढ़े, या पाठ को रोचक ढंग से पढ़ा करके। तो पाठ को अगर रोचक ढंग से पढ़ाया जाए तो इस तरह से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, किसी चीज़ को आसानी से सीख जाते हैं। तो पाठ को रोचक बना करके आप बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं। तो छात्रों को अच्छी तरह से ज्ञान देने के लिए एक शिक्षक का कर्तव्य होगा, एक शिक्षक को पाठ का रोचक बनाना सबसे उत्तम होगा। तो पाठ के रोचक ढंग से पढ़ा करके आप छात्र को अच्छी ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का अंग नहीं है, या फिर शिक्षा का एक अंग है, या फिर मनोविज्ञान का एक अंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? मानव का अध्ययन किया जाता है, या फिर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, या संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर ये सभी? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञान के अनुसार, और जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है, और संसार के अन्य सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हो सबका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य, ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, छात्र की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य होगा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीख जाने को प्रभावित करना। विद्यार्थियों द्वारा किसी भी बात को सीख जाने को प्रभावित करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन का जो उद्देश्य होगा, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीख जाने को प्रभावित करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होगा मानव मानवीय व्यवहार के अध्ययन से भी, और केवल शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र है क्या है? सीमित है, व्यापक है, या फिर दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है व्यापक भी होता है और सीमित भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को मापने की विधि क्या है? परिणात्मक विधि से मापा जा सकता है, या गुणात्मक विधि है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों, परिणात्मक विधि भी और गुणात्मक विधि भी। परिणात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है क्या है? शिक्षण के उद्देश्य है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग, या फिर शिक्षण के सार्थक बनाने वाले, या फिर शिक्षण का मूल्यांकन, या फिर ये सभी होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंग शिक्षण के उद्देश्य भी रहेगा, क्योंकि शिक्षा का क्या उद्देश्य, शिक्षण का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ना। तो यह भी होगा शिक्षण प्रक्रिया का अंग। शिक्षण के सार्थक बनाने वाले, शिक्षण को कैसे सार्थक बनाया जाए, तो यह भी शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग होगा, और शिक्षण का मूल्यांकन भी शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है?
तो जो बालक द्वारा किसी बात से सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, या फिर जो बालक द्वारा किसी बात से या फिर विभिन्न परिस्थितियों में, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं कि जो बालक द्वारा किसी बात से सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती, या विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उसके द्वारा किसी बात को सीख जाने से संबंधित बात को प्रभावित नहीं करती, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य होगा विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का संबंध है, क्या चीज़ से शिक्षा का संबंध है? शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी का शिक्षक से, या कक्षा पर्यावरण के वातावरण से, या फिर इन सभी से। तो शिक्षा का उद्देश्य होगा, शिक्षा का संबंध होगा, उसका उद्देश्य भी होगा, और शिक्षार्थी एवं शिक्षक से भी होगा, कक्षा पर्यावरण वातावरण से भी होगा। शिक्षा का संबंध कक्षा का और पर्यावरण, कक्षा पर्यावरण और वातावरण दोनों से संबंध होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? संकुचित, व्यापक, विस्तृत या बृहद? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होगा वो होगा व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है क्या? खंडित, निरंतर, पूर्ण या फिर अपूर्ण? विकास एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? खंडित है, निरंतर है, या पूर्ण है, या अपूर्ण है? तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलते रहती है, हमेशा जीवन पर्यंत चलते रहती है। विकास क्या है? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा पद्धति होगा? निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार विधि, या प्रयोगात्मक पद्धति, या सैद्धांतिक पद्धति? तो छात्रों को व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग होता है वो पद्धति होगा साक्षात्कार विधि। तो छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए साक्षात्कार विधि द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार विधि की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? उसकी कार्य क्षमता से होता है, या उसकी परिपक्वता से होता है, या उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या फिर ये सभी होगा? तो जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं, किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में अगर हम चिंतन करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता को भी हम देखते हैं, तो कार्य क्षमता भी होगा। उसकी परिपक्वता क्या है? परिपक्वता को भी ध्यान में रखा जाता है। उसकी शक्ति ग्रहण करने क्या है, उसका ग्रहण करने की शक्ति क्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था? तो संवेगात्मक विकास में सबसे ज़्यादा जो तीव्र परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा? ऑप्शन ए में है कक्षा में मॉनिटर बनाना, ऑप्शन बी है खेलकूद में विशिष्ट स्थान देना, और ऑप्शन सी है विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना, ऑप्शन डी है स्वदेशी बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा सभी प्रकार का स्वदेश बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। सृजनशील छात्र छात्राओं को विशिष्ट शिक्षण हेतु अगर उसको विशिष्ट शिक्षण देने की बात कहा जाए तो ये सबसे प्रभावी उपाय होगा स्वदृश्य सभी प्रकार के, तो स्वदृश्य बढ़त के अवसर, सभी प्रकार के अवसर के लिए उसको परामर्श देना, सभी प्रकार का अवसर प्रदान करना, ये सबसे अच्छा उपाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक क्या कहलाएगा? मंद बुद्धि, पिछड़ा बालक, या प्रतिभाशाली, या फिर असंतुलित कहलाएगा? तो एक बालक की बुद्धि लब्धि अगर 150 है, 150 अगर एक बालक की बुद्धि लब्धि है तो मैं उसका वो जो है प्रतिभाशाली कहलाएगा, क्योंकि 140 से अगर किसी बालक का बुद्धि लब्धि अगर 140 है तो भी वह प्रतिभाशाली कहलाता है। तो यहाँ 150 है उसकी बुद्धि लब्धि किसी बालक की, तो वह प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा, तो प्रतिभाशाली हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास है क्या है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होता है, एक दूसरे के पूरक है वृद्धि और विकास। जहाँ वृद्धि है वहाँ विकास भी होगा, जहाँ विकास है वहाँ वृद्धि, यानी वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं, विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है, तो एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? इच्छा शक्ति, उत्तेजना, अस्थायीवाद, या फिर आदतों का समूह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तेजना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? तो उत्तेजना हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास का आधारशिला है, क्योंकि वह भाषा जो है बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है, क्योंकि वह, ऑप्शन देखते हैं, नैतिक विकास की आधारशिला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को समुन्नत करती है, मानसिक विकास में योगदान देती है, या इन सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है। तो भाषा विकास के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है, क्योंकि वह इन सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिकरण प्रक्रिया को समुन्नत भी करती है, नैतिक विकास की आधारशिला भी, मानसिक विकास के योगदान भी देती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है। भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास की आधारशिला है, क्योंकि वह नैतिक विकास की आधारशिला है, समाजीकरण की प्रक्रिया को समुन्नत करती है और मानसिक विकास में योगदान करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी विकासों को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विकास होता है बोलियों से, ध्वनि प्रतीकों से, जनसाधारण के माध्यम से, या मानवीय भावों विचारों से? तो भाषा का विकास जो होता है वह बोलियों से होता है, बोल करके। भाषा का विकास बोलियों से होता है, बोली से होता है भाषा का विकास। अगर बच्चा बोलेगा तो भाषा का जितना बोलेगा उतना भाषा का विकास होगा, एक दूसरे से बोल करके, एक दूसरे से बातचीत करके भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा से व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? मातृभाषा से व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होगा? शारीरिक एवं बौद्धिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक, या फिर ये सभी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। शारीरिक एवं बौद्धिक भी होगा, मानसिक एवं सांस्कृतिक भी होगा, सामाजिक एवं नैतिक भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का उत्तम शिक्षण अधिगम लाभ है, क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, मातृभाषा शिक्षण को अत्यधिक महत्व प्रदान करने में, या मातृभाषा आधारीय अन्य विषयों को समुन्नत करने में, या अन्य भाषा के ज्ञान को निर्बल बनाने में, या मातृभाषा ज्ञान को निपुण बनाने में? तो मातृभाषा का उत्तम शिक्षण अधिगम लाभ होगा। मातृभाषा का जो सबसे उत्तम शिक्षण अधिगम लाभ होगा वो अन्य भाषा के ज्ञान को निर्बल बनाने में, अन्य भाषा का जो ज्ञान होगा उसको निर्बल बना देगा। तो मातृभाषा का उत्तम शिक्षण अधिगम ये लाभ होगा अन्य भाषा के ज्ञान को निर्मल बनाने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्वेषण विधि में होता है, क्या होता है अन्वेषण विधि में? ऑप्शन देखते हैं, अध्यापक द्वारा पाठ की विषय वस्तु पर पूछे गए प्रश्नों का हल छात्र स्वयं करता है, या फिर प्रश्नों का हल अध्यापक स्वयं करता है, या फिर शिक्षक द्वारा किसी पाठ के विषय पर भाषण दिया जाता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा पाठ की विषय वस्तु पर पूछे गए प्रश्नों का हल छात्र स्वयं करता है।
अन्वेषण विधि में होता है कि अध्यापक द्वारा पाठ की विषय वस्तु पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों का हल जो है छात्र खुद करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।